आगे बढ़े अब। यस सर। देखो भाई आगे देखिए, ये है रिलेशन, हेडिंग डालना है, बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी। स्मॉल जी आप जानते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और कैपिटल जी होता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। देखो इधर भाई, ये फिगर बनाओ। बनाइए, मतलब हम अर्थ दिखा रहे हैं, अर्थ। और ये अर्थ की सरफेस पर हमने कोई भी मास दिखा लिया, स्मॉल है, और अर्थ का रेडियस कैपिटल आर, और अर्थ का मास कैपिटल एम। अब ये बात हम अर्थ को ही नहीं कहें, बल्कि किसी भी प्लेनेट कह दे तो ज्यादा अच्छा है। भाई अर्थ भी एक प्लेनेट ही है, तो हमने एम लिख दिया, मास ऑफ प्लेनेट, मास ऑफ प्लेनेट, और आर लिख दिए रेडियस ऑफ प्लेनेट। आप जानते हैं अर्थ या कोई भी प्लेनेट सभी बॉडीज को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, और वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इससे दिया जाता है, ये आपको पता। ये बात समझ में आ गई या नहीं? यस सर। भाई डब्ल्यू एम जी, डब्ल्यू इक्वल टू एम जी तो है, उसमें और कुछ थोड़ा ही है। और न्यूटन के ग्रेविटेशन लॉ से अगर देखें, न्यूटन ग्रेविटेशन लॉ से देखें, तो इन दोनों के बीच में, किसके, इसके और इसके बीच में जो फोर्स लगेगा वो जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर। दोनों फोर्स ऑब्वियसली इक्वल ही होने चाहिए। यस सर। इसलिए हमने इनको इक्वल कर दिया, एम जी और जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर, ये कैंसिल हो गए, तो ये जी आ गया जी एम अपॉन आर स्क्वायर। एम अभी ऊपर लिखाया गया प्लेनेट का मास, आर प्लेनेट की रेडियस। वास्तव में ये फॉर्मूला किसी भी प्लेनेट, किसी भी नेचुरल सैटेलाइट जैसे मून या फिर सन, सभी के लिए वैलिड है। अब मान लीजिए अगर हम ये सन के लिए लिखें तो कैपिटल एम सन का मास हो जाएगा, आर सन की रेडियस हो जाएगी। अगर हम मून के लिए बोले तो कैपिटल एम मून का मास और आर मून की रेडियस। तो ये सारी बात लिख लें भाई कि दिस फॉर्मूला इज वैलिड फॉर एनी प्लेनेट कॉमा मून एंड सन। अंतर इतना है कि जिसके बारे में हम बात करेंगे उसी का मास और उसी की रेडियस। बात समझ में आ गई या नहीं? यस सर। आगे समझे, ध्यान दें। जनरली जितने भी प्लेनेट हैं या सैटेलाइट है या फिर आपका सन है, सभी स्फेरिकल ही होते हैं। और स्फेरिकल का मीन्स ये हुआ,
अगर हम उसका मास निकालना चाहें तो मास आएगा उसका डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय उसका वॉल्यूम, और डेंसिटी को आप जानते हैं कांस्टेंट रहती है, और वॉल्यूम स्फीयर का ये। तो इसका मीन्स ये हुआ जी आ जाएगा जी अपॉन आर स्क्वायर, और m की जगह लगाओगे ये 4/3 पाई आर की। ये आप आर स्क्वायर टाइम्स आर टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो आप देख रहे हैं स्मॉल जी आ गया 4/3 पाई आर। 1 मिनट, 4/3 पाई आर नहीं बल्कि पहले जी लिखो, जी मल्टीप्लाइड बाई डी आर। 4/3 पाई जी सभी के लिए कांस्टेंट होगा, क्योंकि बताया गया है जी चाहे मून की सरफेस हो, कहीं भी कोई पॉइंट हो, सभी जगह कांस्टेंट रहेगा। तो जो ब्रैकेट वाली टर्म है वो कांस्टेंट हो गई, और डी डेंसिटी हो गई उसमें प्लेनेट या सैटेलाइट या मून की, आर उसका रेडियस हो गया। तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी आर। डी का मतलब डेंसिटी ऑफ दैट सैटेलाइट या प्लेनेट या सन, आर रेडियस ऑफ दैट प्लेनेट या सन या सैटेलाइट। जनरली ये फॉर्मूला हम इस समय यूज कर सकते हैं जब किन्हीं भी दो प्लेनेट के सरफेस पर जी की वैल्यू का कंपेयर किया जाए और उन दोनों प्लेनेट का डेंसिटी और रेडियस दिया जाए। दोबारा सुन लें, ये फॉर्मूला हम उस समय यूज कर सकते हैं व्हेन वी आर रिक्वायर्ड टू कंपेयर द वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस ऑफ टू प्लैनेट्स व्हेन डेंसिटी एंड रेडियस आर गिवन। और ऊपर वाला फॉर्मूला उस समय यूज करेंगे जब डेंसिटी नहीं दी हो, बल्कि मास और रेडियस दिया हो। बात समझ में आ गई या नहीं? Yes, sir. कोई प्रॉब्लम? No, sir. हाँ सारा, कोई प्रॉब्लम? No, sir. ये बातें क्लियर हो गई या नहीं? यस सर। देखो आगे, हम जैसे यहां पर कंपेयर करने के लिए ये यूज करेंगे। अब आगे समझे, जो स्मॉल जी की वैल्यू है वो आप देख रहे हैं रेडियस पर डिपेंड करती। रेडियस यानी इस फॉर्मूले से अगर हम देखें तो वो रेडियस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब ऐसे समझो, मान लीजिए जैसे आप जानते हैं, क्या मानना नहीं बल्कि जानते ही हैं कि जो हमारा अर्थ होता है वो एक कंप्लीट स्फीयर नहीं होती, वो ओवल शेप्ड है, जैसे कि एग होता है। तो अर्थ की दो रेडियस हम कह सकते हैं, एक इक्वेटोरियल रेडियस और एक पोलर रेडियस। तो क्योंकि जी आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो इस वजह से हम ये एक्सप्लेन कर सकते हैं, समझ सकते हैं, सोच सकते हैं। पहले एक हेडिंग डालें, वेरिएशन ऑफ जी एट अर्थ सरफेस, यानी अर्थ सरफेस पर जी की वैल्यू में चेंजेस।
अर्थ की सरफेस पर जी की वैल्यू दो कारण से चेंज होती है। पहला कारण है अर्थ का शेप और दूसरा कारण है अर्थ का अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट करना। तो हम पहला कारण लिख रहे हैं, लिख लें भाई फर्स्ट रीजन। ये फिगर बनाइए आप लोग। और एक ये रेडियस होगी। ये रेडियस कहलाती है पोलर रेडियस। और ये कहलाती है इक्वेटोरियल रेडियस। आप देख ही रहे हैं भाई, कौन सी रेडियस ज्यादा होगी, कौन सी कम? इक्वेटोरियल वैल्यू ज्यादा। सर इक्वेटोरियल ज्यादा होगी, पोलर कम। हाँ, और थोड़ा ध्यान दीजिए, अगर हम डायमीटर की ही बात करें तो डायमीटर तो इनफाइनाइट नंबर में हो सकते हैं। यस जैसे सर। ये भी डायमीटर ही है। बताओ। यस सर। यस सर। अब आप ध्यान दें जरा, हम जो बोलने जा रहे हैं, अगर हम ये कहें भाई ऐसे ऐसे और भी रेडियस दिखाई जा सकती हैं, लेकिन सबसे बड़ी रेडियस इक्वेटोरियल रेडियस और सबसे छोटा रेडियस पोलर रेडियस, हाँ या ना? हाँ सर। यस सर। तो इसका मीन्स हम ये एक्सपेक्टेशन साइंटिफिकली देख सकते हैं, क्योंकि अभी हमने ऊपर देखा ये आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो हम कह सकते हैं कि इक्वेटर पर जो पॉइंट इक्वेटर पर होगा वहां जी की वैल्यू सबसे कम होनी चाहिए, क्योंकि वो रेडियस सबसे बड़ी। और जैसे जैसे हम इक्वेटर से पोल की तरफ जाएंगे तो रेडियस डिक्रीज होती जा रही है। इसका मतलब जैसे जैसे हम पोल की तरफ जाएंगे जी की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी। तो हम कंक्लूड कर सकते हैं ड्यू टू इंक्रीज। सर दोबारा बोल दो, आप डिस्कनेक्ट हो गए थे। हाँ हाँ मैं समझ गया, इधर देख लो, एक मिनट रुकना। हमने ये समझा बोला था कि जैसे जैसे हम इक्वेटर से पोल की तरफ जाएंगे जी की वैल्यू इंक्रीज करती जाए, और सबसे ज्यादा वैल्यू होगी पोल पोल पे। पर, और सबसे कम वैल्यू होगी इक्वेटर। इक्वेटर, क्योंकि इक्वेटोरियल रेडियस सबसे बड़ा है और पोलर रेडियस सबसे छोटा है। छोटा। ठीक है। देखो भाई, यानी ये लिखें आप, इसके नीचे लिखें पहला पॉइंट, वैल्यू ऑफ जी एट इक्वेटर इज लीस्ट, यानी सबसे कम।
and value of G at pole is greatest, यानी सबसे ज्यादा। लिख लिए? यस सर। सर रिपीट करना। वैल्यू ऑफ G at equator is least, सबसे कम। and value of G at pole is greatest. लिख लिए शीतल? यस सर। नेक्स्ट पॉइंट लिखें। When we go from equator to pole, when we go from equator to pole, acceleration due to gravity increases. वास्तव में दोनों स्टेटमेंट्स एक ही बात को बोलते हैं, लेकिन जानते हुए अलग अलग लिखाई गई है, जिससे कि सारी बातें क्लियर हो जाए। जैसे कि अभी हमने आपको बताया, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बैरीज करने के दो रीजन, एक तो अर्थ का शेप, दूसरा रीजन है अर्थ का अपने एक्सिस के अबाउट घूमना। तो वो ये सामने दूसरा फिगर सेकंड रीजन लिखा है। लिखो भाई सेकंड रीजन। पहले वो जूम अपना लॉग आउट कर, अब चार्जिंग पे लगा, चार्जिंग पे लगा दे। अरे ऐसे पूरा है। चल हाँ भाई, दूसरा केस है सेकंड रीजन, अर्थ का अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट करना। तो लिख लें भाई, ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ अबाउट इट्स ऑन एक्सिस। देखो थोड़ा दिमाग लगा के बताना भाई साहब, ये ई का मतलब इक्वेटर, और ये हमने ये ए पॉइंट दिखा दिया, और ये पी का मतलब पोल। बताइए, जब अर्थ अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट करेगी तो जैसे ई पॉइंट है तो ये ऐसे ही तो घूमेगा। बोलो यस यस सर। सर। यस सर। मतलब ये हुआ ई पॉइंट या ए पॉइंट या जो भी पॉइंट घूम रहा है, अर्थ पर जितने भी पॉइंट्स लोकेटेड होंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स है, वो सभी रोटेट वैसे ही घूमेंगे, नहीं घूमेंगे जिस डायरेक्शन में अर्थ घूमेगी। यस सर। यस तो सर। अब ये बताएं, ये घूमते हुए पॉइंट क्या सर्किल बनाएंगे या क्या बनाएंगे?
अरे अर्थ की सरफेस पर कोई भी पॉइंट जब घूमेगा तो जैसे अभी मैंने बताया ही, इसी से क्लियर हो जाना चाहिए, पॉइंट तो ऐसे ही घूमेगा तो वो एक Yes, sir. सर्किल ही तो ट्रेस करेगा। Yes, sir. यस सर। तो अब ये बताओ सबसे ज्यादा रेडियस जो अभी पॉइंट दिखाए गए EAP, कौन से पॉइंट की रेडियस सबसे ज्यादा होगी सर्किल की? E वाले की. सर ई की। E की। और वास्तव में P की तो 0 ही मानो। Yes, sir. यस सर। A की थोड़ी P से मतलब E से थोड़ी कम। यानी कहने का मतलब हुआ जैसे हम E से P की तरफ चल रहे हैं, वो जो सर्किल ट्रेस होगा सबसे ज्यादा रेडियस जो होगी इस सर्किल में इक्वेटर पर लोकेटेड पॉइंट की, और जैसे जैसे हम पोल की तरफ चलेंगे वो रेडियस घटती जाएगी, कम होती जाएगी। हाँ या ना? हाँ सर. यस सर। जो लैम्डा है वो कहलाता है एक तरीके से लैटिट्यूड एंगल। अब ये लैटिट्यूड एंगल क्या है थोड़ा ध्यान से समझेंगे, यही गलती होती है। देखो भाई साहब सभी, भाई हमारी जो अर्थ है वो तो एक गेंद की तरह है। ऐसे समझो जो हमने जो ई से पास होती हुई लाइन खींची है वो वास्तव में लाइन नहीं है। मैं आपको समझाने के पर्पज से एक एग्जांपल दे रहा हूं। मान लीजिए आपने फुटबॉल ले ली और इमेजिन करो कि फुटबॉल के सेंटर से पास होता हुआ हॉरिजॉन्टल कोई आपने प्लेन इंसर्ट कर दिया। जैसे ये है जो सेंटर से पास होता हुआ प्लेन है, और ऊपर का हेमीस्फीयर और नीचे का हेमीस्फीयर, तो यही तो अर्थ बन गई। Yes, sir. भाई ये Yes, ऐसे ही sir. तो बनेगी देखो। तो ये समझ लो ये प्लेन है। अब ये ऊपर वाला जो हेमीस्फीयर है उसकी सरफेस पर यहां मान लो आपने कोई पॉइंट ले लिया और इस अर्थ के सेंटर को उस सरफेस पर लोकेटेड कोई पॉइंट ए से मिला दिया, तो वो जो सेंटर को मिलाने वाली लाइन और ए को मिलाने वाली लाइन, वो जो प्लेन है ये, इससे जो एंगल बना रही है वो लैम्डा है। बात क्लियर हुई या नहीं? यस सर। तो एक बात बताइए, अगर हम ये ए पॉइंट, क्योंकि हमारा जैसे ये हमने अभी समझाने के लिए ये माना, तो हम पॉइंट इधर लें, लेकिन यहां इस प्लेन से सेम हाइट पर लें। दोबारा समझो, हम वो पॉइंट, क्योंकि कॉपी पे तो ऐसे ही बनाया जाएगा, इधर ले लीजिए तो तब भी तो ये सेम हाइट पर लोगे तो ये एंगल लैम्डा ही होगा। Yes, sir. यस सर। मेरे समझाने का मतलब है यहाँ तो हम केवल 2 ही पॉइंट दिखा सकते हैं, लेकिन ये 2 नहीं होंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होंगे या नहीं होंगे? यस सर। विजुलाइज करके ही समझ में आएगा। इसमें तो मजबूरी है भाई, 2D में बन रही है तो 2 ही पॉइंट हम दिखा सकते हैं। तो ये जो एंगल है ये बहुत सारे पॉइंट्स, मतलब बहुत सारे पॉइंट्स होंगे, और उन पॉइंट्स को जो है आप मिला दीजिए। कंडीशन क्या है, जो प्लेन अभी हमने बताया उससे वो सेम हाइट पर, तो उन सभी पॉइंट्स पर के लिए लैम्डा की वैल्यू सेम होगी, चाहे जो भी हो, 20, 30, 50, 60। हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. और इस लैम्डा की वैल्यू जैसे जैसे आप ई से पी की तरफ जाओगे घटेगी बढ़ेगी? बढ़ेगी सर. बढ़ेगी सर. ई पर कितनी होगी? 0. और पी पर यानी पोल पर 90। लिख लीजिए, लैम्डा इज इक्वल टू 0 एट इक्वेटर, बोलो। Yes, sir. और लैम्डा इज इक्वल टू 90 एट पोल्स। देखो जरूरी नहीं है, अगर हम नीचे की तरफ भी जा रहे हैं तब भी ये लैम्डा वैसे ही होगा। अब नीचे लिखें, इतना कुछ समझने के बाद लिखिए नीचे, ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ, ड्यू टू रोटेशन
of earth, the acceleration due to gravity at any point is given by, वो ये होता है भाई साहब, g डैश इज इक्वल टू g माइनस ओमेगा स्क्वायर r cos स्क्वायर लैम्डा। ये फॉर्मूला कहाँ से आया हम इस बात पर डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम केवल ये जो आया ये फॉर्मूला हमें याद रखना है। g है, अब ये g क्या बवाल है देखो, g है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट सी लेवल, जो आप जानते हैं इसकी वैल्यू आपको पता ही है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओमेगा है एंगुलर स्पीड ऑफ अर्थ रोटेशन, लिख लोगे ओमेगा एंगुलर स्पीड ऑफ अर्थ रोटेशन। और आर लिखेंगे रेडियस ऑफ अर्थ। आर क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ। और जी डैश आप जान ही रहे हैं, जिस पॉइंट के लिए हम बात कर रहे हैं वहां पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब सभी थोड़ा थोड़ा अपना बुद्धि का इस्तेमाल करें और बताएं, अगर मैं यही फॉर्मूला इक्वेटर पर किसी पॉइंट के लिए लिखूं तो लैम्डा लगाऊंगा 0 और वहां ये आ जाएगा g माइनस ओमेगा स्क्वायर r। बोलो यस सर। Yes, और sir. पोल के लिए लैम्डा 90 तो वो 0 बन जाएगा, ये Yes. सेकंड टर्म, तो ये आ जाएगा g। बोलो भाई, Yes, sir. बताइए भाई साहब, जी ई बड़ा हुआ या जीपी? जीपी। जीपी, क्योंकि सर बोलो सर ये आपने जी की वैल्यू शायद गलत नहीं ले ली है, तो इक्वेटर पे नहीं होती 9.8। अरे सी लेवल पे होती है, ये इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज्ड वैल्यू है, समझ गए नहीं? वो गलत पढ़ा होगा तुमने। यस सर। 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एट सी लेवल, एट सी लेवल लिखो पूरा। कभी कुरुक्षेत्र के रेलवे स्टेशन पे गए हो? No, यस sir. सर। हाँ, जाके क्या करेगा, अब जाना कर लो, ठीक है, और वहां देखना जो जहाँ लिखा होगा ना, वो एक बहुत बड़ा बोर्ड लगा होता है, लिखा होता है कुरुक्षेत्र जंक्शन, और वहां देखना समुद्र तल से ऊंचाई। सुनाई आ गई? यस सर। कल को आगे बताओगे कि हाँ समुद्र तल से ऊंचाई कितनी लिखी हुई है वहां। सारी ऊंचाइयां समुद्र तल से ही नापी जाती। समुद्र तल का मतलब समझ गए, सी लेवल। यस सर। ये लाइट जला, समुद्र तल से ऊंचाई लिखा होगा वहां पर, लिख लिए भाई साहब? यस यस सर। सर। तो जितने भी हाइट होती हैं वो सी लेवल से ही नापी जाती। तो ये जो जी की वैल्यू होती है ये 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एनसीईआरटी की बुक में देखना, उसमें लिखा होगा कि जी की वैल्यू एट सी लेवल। तो ये जो हमारा ई है, जी ई यानी इक्वेटर पर, सीधी सी बात है ये कम हो गया जीपी से।
लिख लो भाई साहब। यानी यहाँ ऊपर वाला जो रीजन था, पहला फर्स्ट रीजन, उसमें भी हमने यही कंक्लूड किया कि जी का वैल्यू पोल पे सबसे ज्यादा और इक्वेटर पे सबसे कम, और जैसे जैसे हम इक्वेटर से पोल की तरफ जाएंगे जी की वैल्यू इंक्रीज होगी। और इस वाले रीजन, सेकंड रीजन में भी हमने यही कंक्लूड किया कि जी का वैल्यू इक्वेटर पर सबसे कम, पोल पर सबसे ज्यादा। ठीक है। Yes, sir. और ऐसे भी कह सकते हैं, व्हेन वी गो फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड्स पोल द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंक्रीजेज। दोनों का कंक्लूजन सेम है, लेकिन फॉर्मूले अलग अलग हैं। बातें समझ में आ गई या नहीं? Yes, sir. चलिए भाई, अब एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। बताइए, किसी भी बॉडी का मास क्या 0 हो सकता है? नो No. सर। किसी बॉडी का वेट क्या 0 हो सकता है? Yes, sir. यस सर। यस सर। वेट 0 हो सकता है, लेकिन मास 0 नहीं हो सकता। चाहे कितना भी कम हो, जो भी है, अगर बॉडी का होगी तो मास तो होगा ही हो। Yes, sir. वेट तो डिपेंडेंसी जी पर भी हो गई ना, जी से मल्टीप्लाई करना, मतलब एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। Yes, sir. अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है, लिखिए भाई, मैं लिख देता हूं। फाइंड एंगुलर स्पीड ऑफ अर्थ रोटेशन and also duration of day when the weight of a body at equator becomes 0. When the weight of a body at equator becomes 0. तो अभी जो इक्वेटर पर फॉर्मूला था, जी ई इज इक्वल टू जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर। वेट 0 होने का मतलब क्या हुआ? वहां एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी जी की वैल्यू 0 हो जाए। वेट 0 तभी तो हो जाएगा जब जी 0 हो जाएगा। बोलो। Yes, sir. तो यहां से आप ओमेगा स्क्वायर निकालेंगे तो क्या आएगा? जी अपॉन आर। ओमेगा आ जाएगा जी अपॉन आर। जी का वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आर की वैल्यू आपको पता ही है, किलोमीटर में होती है, मीटर में बनाना। करके दिखाना भाई साहब, कैलकुलेशन क्या आ रहा है बताएं जरा, क्या करें। बताइए। सॉल्व करो और जल्दी बताओ भाई। सर बहुत छोटा आ रहा है। 1.5 इंटू 10 की पावर -3 आ रहा है।
1.2 into 10 raised to power minus 3. क्या ये लिख सकते हैं? तो ये ऊपर जाएगा तो -6, इसका 7, इसका 8 और √2 का 1.414 और ये 10 टू द पावर -3, क्योंकि ये 5 ऊपर जाके -5 हो जाएगा, तो यही तो आएगा। अब कर लो भाई, कितना आ रहा है? (1.24) into 10 to power minus 3. रेडियन पर सेकेंड। लिख लीजिए भाई साहब। टाइम पीरियड निकाल सकते हैं। ड्यूरेशन ऑफ द डे का मतलब है, जैसे इस समय हमारा जो दिन होता है वो कितने घंटे का होता है? 24. हाँ, तो ड्यूरेशन ऑफ डे का मतलब है कि जब जो है इक्वेटर पर लोकेटेड किसी पॉइंट पर जो है किसी ऑब्जेक्ट का वेट 0 हो जाए तो उस समय ड्यूरेशन ऑफ द डे कितना होगा, यानी जो 24 घंटे का है वो वैल्यू कितनी रह जाएगी, वो निकाल सकते हैं। ओमेगा आ गया, ओमेगा होता है 2π/T। ये फॉर्मूला आगे पढ़ेंगे हम। ओमेगा होता है 2π/T और वो ओमेगा आया था ऊपर G/R, बोलो तो T आ जाएगा 2πR/G। लेकिन ये कंडीशनल है, ये तभी सही है जब अर्थ के इक्वेटर पर लोकेटेड किसी ऑब्जेक्ट का जो वेट है वो क्या हो जाए, 0। 0. बात समझ गए नहीं? बताइए भाई साहब, कितना आएगा कैलकुलेट करके? ये डेटा याद रखना है, कभी कभी ऐसे डायरेक्ट पूछ लेता है। और ये फॉर्मूला भी और डेटा भी। बताओ, R की वैल्यू लगाओ, G की वैल्यू लगाओ और बताओ क्या आ रहा है T, और T बताओगे मिनट में। T की वैल्यू आप बताएंगे मिनट में। कर रहे हैं? कीजिए। हाँ एलिस, आए हैं आप? आए हैं सर। हाँ, करके दिखाओ। इसकी वैल्यू मिनट में निकालोगे? सर 5230. 5230 क्या मिनट सेकंड? मिनट्स. गलत। Sir, 314,000 minute. सर पता जो नहीं। हम डायरेक्ट वैल्यू लगाएंगे उससे मिनट ही आएंगे, और क्या आएगा? अच्छा, अच्छा, सेकंड आएगा। अरे पढ़े लिखों की तरह बात किया करो भाई। बताइए। हाँ शीतल, तुम्हारा आया? नो सर। करो करो फिर, शाम तक आ ही जाएगा आंसर। है राधिका आई है? यस सर। कहाँ राधिका? सर शीतल के साथ। चलिए बताइए क्या आ रहा है आंसर। टी का वैल्यू उस समय जब जो है इक्वेटर पर किसी बॉडी का वेट 0 हो जाए। हाँ दीदी, आपका आया आंसर? नो सर, अदिति? अभी कर रही हूँ। हाँ करो करो।
तो एलिस काय से कर रहे हो, कैलकुलेटर से या दिमाग से? सर कैलकुलेटर से। गुड। तो कैलकुलेटर सरकार को अलाउ कर देना चाहिए, मैं तो यही कहूँ। तो कैलकुलेटर से तो इतना टाइम नहीं लगना चाहिए एलिस। आ तो गया सर। बोलेगा फिर, जो आ गया तो बोले तो नहीं। सर बोले थे, फिर आपने सेकंड 2 मिनट में मांग लिया आंसर। अब तो मिनट में, तो हम पहले तुम्हारे करने से पहले ही, हम सबसे पहले ही बोले मिनट में बताओ, तो मिनट में तो तुमने बताया नहीं ना अभी तक। मिनट में बनाओगे तो क्या करोगे? बताओ फिर, कितना आ रहा है मिनट में? सर 313800 मिनट। 313800 3800। मिनट। यस सर। और सेकंड कितना आया था? सर 523, नहीं नहीं, 523 इसे मल्टीप्लाई कर दो सर। है। इसको 60 से मल्टीप्लाई कर दो सर। इसको क्यों एलिस? मल्टीप्लाई हमसे करवाओगे और कैलकुलेटर तुम्हारे हाथ में है। चलो भाई, सारा तुम्हारा आ गया सर है? मेरा तो 314 into 10 power -3 मिनट आ रहा है। बाकी के और सब साइलेंट मोड में है कि औरों का नहीं आया? 0.4 0.4। क्या आगे क्या लिखूं? मिनट। मिनट, वेरी गुड। और कोई भाई बंधु? अदिति आपका आया? सर आया तो बहुत बड़ा आ रहा है। हाँ कोई बात नहीं, बड़ा बताओ। इनका कौन सा छोटा आ रहा है? ये 609.46। 3609.46। नहीं सर, 609 into 46। चलो, और किसी भाई बंधु का आया कुछ? अरे बोलो भाई, शर्माओ मत। किसी और का आंसर आया? सर 3209। 3209 क्या है ये? सर मिनट में आंसर। मिनट में ये आंसर आ रहा। एक भी बंदे का आंसर सही नहीं आ रहा, मतलब कैलकुलेशन नहीं कर रहे हो क्या? तुम पढ़ाई करते हो? 84.7 कौन बोला? अंकिता। वेरी गुड, तुम्हारा वास्तव में सही। इतना ही आएगा जितना ही अंकिता बोली है। यही है। हाँ यही है। 84.7 मिनट। कभी कभी ये 84.5 मिनट भी लिखा हुआ मिल सकता है, तो उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इनका आंसर 100% सही है। लिख लीजिए भाई साहब, सभी लिख लें। कैलकुलेटर भी फेल हो गए। सर कैलकुलेटर ने भी गलत बताया फिर। मैं तो खुद ही कह रहा हूँ, सारा गलती तुम्हारी नहीं है, कैलकुलेटर की गलती है। क्यों सारा है? पता नहीं सर। अरे भाई देखो, हमें लग रहा सर है कि ये मैंने है? तो सही लगाई थी सारी चीजें। तो मैं क्या ये बोला कि तुमने गलत लगाई थी? नहीं सर, फिर मैं आंसर तो तो नहीं आया ना। मैंने तो सबसे पहले ही कह दिया कि गलत कैलकुलेटर ही कर रहा हो।
बताओ कैलकुलेटर भी हम ऐसे, कौन सी कंपनी के कैलकुलेटर है? सर हाँ एलिस, सर जो देखो टी था इज इक्वल टू 2 पाई/ओमेगा। ठीक है, 2 पाई कांस्टेंट है, ओमेगा की जगह 1.24 into 10⁻³ रख दो सीधा। हाँ तो रखो, हम तो मना कर रहे हैं। उससे तो सर यही आ रहा है फिर। तो वो Yes, आएगा तो sir. सेकंड में, अच्छा ठीक है सर। वो भी तो सेकंड में ही आएगा। सर इसको डिग्री से मिनट में कन्वर्ट करना है। जब कह दिया गया आंसर मिनट में आना चाहिए तो फिर अब यही तो होगा कि मिनट में ही तो कन्वर्ट करोगे भाई। आ गया सर। चलिए इधर देखें, असल में तुम लोग ने दिमाग लगाते ही नहीं हो, सबके अपने अपने जो है फंडे हैं, उन्हीं फंडे जो गलत हैं उन्हीं पे चलने की कोशिश करते। तुम लोग थोड़ा सा भी अगर गौर करो, जो मैंने कैलकुलेशन इसकी की, जरा ध्यान दें, ये मैंने कैलकुलेशन करके दिखाई आपको। ये आपने देखा मैंने कैलकुलेशन कैसे की? कभी ऑब्जर्व भी नहीं करते। यस सर। जिस दिन इतनी अकल लगा के कैलकुलेशन, क्योंकि एग्जाम में तो कैलकुलेटर साथ नहीं देगा, भले भले चाहे गलत हो। ऐसे मैंने ये सब बिल्कुल एक लॉजिकली इनको ब्रेकअप किया। क्यों? क्योंकि मुझे पता है 49 का स्क्वायर रूट और 64 का स्क्वायर रूट, जिनके स्क्वायर रूट हमें पता है, कोशिश करो अगर संभव हो तो उनमें तोड़ो। और इसीलिए हमें बिना कैलकुलेटर के भी हमारा आंसर सही आया है। अब सर तुम लोग, अब हमें ही बोलने दो। सर सुनो ना, ये लास्ट बार हाँ, अभी भी सब करके आंसर 87.16 आ गया सर। ये नहीं आ रहा। चलो कैलकुलेटर से कर रहे हो अपने आप? कैलकुलेटर से। हाँ ठीक है, तुम्हारा कैलकुलेटर गलत है फिर एलिस। एक बार दोबारा चेक करना, और आंसर यही जो भी आया यही आंसर है। अब मैं तुमको काम की बात पे आ जाओ। जैसे टी है 2 पाई आर, ये 6400, यानी यही तो आता है। वो 100 की जगह वो 5 कर दिया, और ये 9.8 यानी 2, और ये आपका 98, और ये 10 ऊपर चला गया। बोलो Yes, sir. इससे फिर ये कट गया, तो आप देख रहे हैं 8, ये मैं थोड़ा गलत लिख गया, ये 49 आएगा। वो 9.8 को कट कराएंगे ना। अरे ये समझ में आया नहीं आया? तो ये सब Sir, 98 ही है. है, तो ये सब जब कैलकुलेट करोगे तो ये भाई आ जाएगा भाई 84.6 मिनट के लगभग आता है। लेकिन इनका आंसर भी सही है। अब लिख लीजिए फिलहाल, और आपको सलाह दी जाती है कि इसको याद रखें, इस डेटा को तो ज्यादा अच्छा लिख लो। सर बोलो। अब मैंने खुद किया सर, 87.16 आ रहा है। ठीक है कोई बात नहीं। अब कम से कम फिर भी मैं ये कहूंगा कि एलिस अब थोड़े बहुत आंसर के तो करीब में हो। क्यों? अब ठीक है इसे सर। याद कर लो, 84.7 मिनट, मतलब 84.6 के लगभग आता है। अभी इसे याद कर लो। सभी लिख लीजिए भाई बंधु, लिखो भाई जल्दी। देखो अगर मान लीजिए कैलकुलेशन गलत भी आ रही है तो वो चल जाएगी, लेकिन कैलकुलेटर से कर रहे हो वो थोड़ा, आप लोग पता नहीं कौन से जो दुनिया में जी रहे हो, फिर भी समझ में नहीं आ रही बात। आपने कैलकुलेशन करना है, इसलिए वो स्मार्ट वे ऑफ कैलकुलेशन सिखाया जा रहा है। अब कैलकुलेटर से कर रहे हो तुम लोग। और ये डेटा जो सामने लिखा हुआ है, ये आपको 4 जगह का मतलब ये हुआ, यही फॉर्मूला 3 और जगह आएगा, बिल्कुल यही, लेकिन वो 3 अलग अलग केस है। लेकिन बाय द वे ये एक जस्ट, जिसे कहा जाए कोइंसिडेंट है,
एक संयोग है कि हर जगह फॉर्मूला यही आ जाता, T=2πr/g। अब वो 3 जगह कौन कौन सी हैं? एक तो पढ़ ली आपने, मतलब कुल मिला के 4 जगह है, एक पढ़ ली, एक ग्रेविटेशन में ही पढ़ेंगे एक बार और 2 बार पढ़ेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन, अगला आगे चैप्टर है उसमें। क्या सर? तो ये लिख लिए। इसका चार्जर वही है, पहले उसमें बहुत सारी बैटरी, वो कम बैटरी होती चलने देगी। हो गया भाई सबका? यस सर। चलिए, तो ये हमारे पास ये 2 रीजन हैं। 2 रीजन का मतलब ये हुआ, ये हमने निकाल लिया कि जो हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अर्थ सरफेस चेंजेस, मतलब वेरीज करता है, उसके 2 कारण हैं। एक तो है अर्थ का शेप और दूसरा है अर्थ का अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट करना। कभी कभी ये क्वेश्चन ऐसे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन, मतलब स्टेटमेंट देके कभी कभी बोल देता है इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, कौन सा सही है। तो अगर कहीं ये लिखा हुआ मिले कि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अर्थ सरफेस चेंजेस ड्यू टू इट्स शेप ओनली, वर्ड यूज किया गया ड्यू टू इट्स शेप ओनली, तो वो गलत है, क्योंकि चेंज होने के 2 कारण हैं, एक नहीं। ऐसे क्वेश्चन ये पूछा गया है नीट में, इसलिए मैंने आपको ये बोला है। आप समझ गए हाँ या नहीं? यस सर। चलिए इधर देखो, अब अगला, अब हम दूसरी बात कर रहे हैं और वो हेडिंग डालो, लिखें एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब ये स्टेटमेंट कह लो या हेडिंग कह लो, हमें समझना है। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीजेज acceleration due to gravity decreases when we go upward from earth surface when we go upward from earth surface, यानी अर्थ के सरफेस से जब ऊपर जाते हैं तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीज करती है। बनाइए भाई साहब ये फिगर अर्थ की। बनाइए फिगर। ये है अर्थ की सरफेस से h हाइट पर कोई भी पॉइंट P, और ये है भाई अर्थ का सेंटर, रेडियस r आप जानते हैं, मास m, ऑब्वियसली हम उसके सेंटर पर मान सकते हैं। बात समझ में आ गई या नहीं? यस सर। चलिए ध्यान से सुने और समझें। देखो, हम अर्थ की सरफेस से h हाइट की बात कर, अब जैसे हमारी अर्थ तो भाई जिसे कहा जाए स्पेस में लटकी हुई है, तो ये h हाइट पर पॉइंट जरूरी थोड़ा एक था ऊपर ही दिखा हुआ, इधर भी हो सकता है, तब भी तो बात वही, कहीं तो हाइट ही जाएगी। अरे ये बात समझ में आई या नहीं आई? यस सर। यस सर। भाई ये तो हाइट ही कही जाएगी हर हाल में।
मेरे समझाने का मकसद ये है कि अगर हम ये ऐसे कह लें, ये डॉटेड लाइन वाला हमने सर्किल बना लिया, इसकी रेडियस r प्लस h हो जाएगी, जिसे हम स्मॉल r से दिखा रहे हैं। हाँ या ना? यस सर। यस सर। Yes, sir. ठीक है। अब एक बात बताइए भाई, यहां हमने कोई मास स्मॉल m रख दिया, तो अब ये स्मॉल m को पूरी अर्थ ही तो अट्रैक्ट करेगी। यस तो पहले तो ये पॉइंट लिखें, कभी ये भी पूछा जा सकता है। लिखिए भाई, स्मॉल मास m विल बी अट्रैक्टेड बाय होल अर्थ, ब्रैकेट में लिखोगे मास कैपिटल M, स्मॉल m विल बी अट्रैक्टेड बाय होल अर्थ। स्मॉल m विल बी अट्रैक्टेड बाय होल अर्थ, ब्रैकेट में लिख लोगे मास m कैपिटल है। और भाई साहब यही तो आएगा फिर, F इज इक्वल टू G m अपॉन R प्लस H का स्क्वायर। बोलो। Yes, sir. ये बात समझ में आ गई है नहीं? यस सर। आगे समझो, अगर इस P पॉइंट पर हमने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी Gp मान लिया, तो इस F को हम ये नहीं लिख सकते mgp? ऊपर भी समझे थे ये बात। बताओ ये बात आपके समझ में आई या नहीं आई? अरे W इजिकल टू mg होता है, उससे हमने F को ऊपर भी तो किए थे, mgp लिख सकते नहीं? Yes, Yes. sir. m से m कट गया, gp का मतलब है उस P पॉइंट पर जिसकी हाइट h है। थोड़ा ध्यान दें, क्या हम यहाँ नीचे से अगर r कॉमन ले लें तो स्क्वायर के बाहर आएगा तो स्क्वायर हो जाएगा, और ये 1 प्लस h अपॉन r नहीं लिख सकते? बोलो। यस सर। अरे ये बात सबके समझ में आ गई या नहीं? Yes, sir. अब ध्यान दीजिए, ये जी ही तो बन गया अर्थ सरफेस पर। यस देखो, तो ये जीपी आ गया G अपॉन 1 प्लस H अपॉन R का, लिख लो भाई। तो अब ये बताइए भाई, क्या जीपी की वैल्यू G से कम होगी या ज्यादा? सर कम होएगी। क्यों? सर डिवाइड हो रहा है। जी से पूछ रहे हो? हाँ, हाँ सर कम मतलब होएगी। जीपी विल बी ग्रेटर देन G और लेस देन G? बोलो भाई। लेस देन जी। क्यों? सर क्योंकि एक तो जी है और जीपी में जी से डिवाइड हो रहा है तो वैल्यू कम आएगी जीपी की। जीपी में G से कहाँ डिवाइड हो रहा है? सर फॉर्मूला में जी बाय 1 प्लस एच बाय आर का होल स्क्वायर डिवाइड नहीं हो रहा है। तो ये कहो ना कि 1 प्लस H अपॉन R से के स्क्वायर से डिवाइड हो रहा है, हाँ सर। और ये कहो डिनोमिनेटर 1 से ज्यादा है।
क्योंकि वो 1 + h/r है भाई, h/r की कुछ तो वैल्यू आएगी। यस सर। सही एक्सप्लेनेशन ये है कि डिनोमिनेटर 1 से ग्रेटर है, और जब 1 से ग्रेटर है तो 1 से ग्रेटर किसी नंबर से जब हम डिवाइड करते हैं तो जो रिजल्ट आता है वो जिसको डिवाइड किया था उससे कम आता है, यानी जीपी लेस देन जी। इसीलिए हमने कह दिया कि जैसे जैसे हम अर्थ सरफेस से ऊपर जाएंगे, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम होती है। आगे समझें, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? देखो भाई साहब, सभी बच्चे बोलो। यस सर। अगर h/r की वैल्यू 1 से काफी कम है, या ऐसे कहें ये, तो हम लगा सकते हैं बायनोमियल थ्योरम। और बायनोमियल थ्योरम 1-2 दिन पहले भी आई थी ये, लेकिन ये बात तभी एप्लीकेबल है भाई जब h की वैल्यू बहुत छोटा है। यही तो आएगा फिर, बोलो। अरे हाँ या नहीं? ये उसी समय वैलिड है जब g का मतलब वैल्यू, सॉरी h का वैल्यू अर्थ के रेडियस, मान लीजिए कोई पॉइंट ऐसा है जिसे हम कहें कि भाई 100 किलोमीटर पर है, और अर्थ का रेडियस होता है, आप जानते हैं, 6400 किलोमीटर, तो हम लगा सकते हैं। अब समझ लीजिए इधर ध्यान से, मान लीजिए अगर आप याद कीजिए जो हम वर्टिकल मोशन अंडर ग्रेविटी पढ़े थे, तो वहां हम इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर लेते थे। वो इक्वेशन ऑफ मोशन हम यूज कब करते हैं? वो कंडीशन आपको बताई गई है कि एक्सीलरेशन कम कांस्टेंट हो। तो हम इक्वेशन ऑफ मोशन तभी यूज कर सकते हैं जब एक्सीलरेशन कांस्टेंट हो, यानी जी की वैल्यू कांस्टेंट हो। तो याद कीजिए, इसीलिए आपसे बोला जा रहा है जब h की वैल्यू, मान लीजिए किसी बॉडी को आपने इतना वेलोसिटी दिया कि h 100 मीटर तक गया, ठीक है, या 200 मीटर तक गया, तो हम इक्वेशन मोशन यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए आपने किसी बॉडी को इतनी वेलोसिटी दी कि वो गया 1000 किलोमीटर तक, तो आप इक्वेशन ऑफ मोशन यूज नहीं कर सकते। कारण, क्योंकि जी की वैल्यू चेंज होती जाएगी, और जब जी की वैल्यू चेंज होती जाएगी तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं रहा। एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं रहा तो हम इक्वेशन ऑफ मोशन यूज नहीं कर सकते। ये बात समझ में आ गई या नहीं? अरे ये बात समझ में आई? बोलना भी पता नहीं कैसे इंसान बन गए तुम लोग हैं। यस सर। बोलना भी जब मतलब ये नहीं लग रहा कि हाँ, कि हम बोले भी कि भाई समझ में आई या नहीं है। पूछने वाला पूछ रहा है। क्या पढ़ते होगे तुम लोग? मैं क्या, मुझे पे क्या फर्क पड़ रहा है? पढ़ा तो चला जाऊंगा, फिर आए समझ में नहीं है। ये फॉर्मूला जब ही लगा सकते हैं जब जो है h की वैल्यू बहुत कम है उसके अर्थ के रेडियस के कंपैरेटिवली, वरना वो ऊपर वाला फॉर्मूला ही लगा हुआ जब h की वैल्यू काफी है। यही ये वाला।
आगे बढ़े या टाइम हो गया? टाइम हो गया सर। टाइम हो गया सर। हाँ, ठीक है, धन्यवाद।